Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Firstly, anyone who are interested to learn ETAPS from basic to advanced level with company life project up to G+30, G+40 and more, you can DM me. So today I am going to discuss about wind analysis. It is very important topic and it is very significant topic. So today we are going to discuss about what is wind analysis and what are the formula we are generally use to apply the wind analysis on the structures and how we apply the wind analysis on the structure and all. Okay, so generally wind analysis, it is a lateral load analysis. You can say that it is a lateral load analysis. Means lateral load means that is a horizontal load that will act on the structures. Lateral load, like you can say wind load, seismic load, that is a lateral load. Okay, so wind जो होती है वो एक lateral load analysis होती है. That is to calculate forces, moments, to calculate forces, moments and displacement. Okay, and displacement in a structures. You can say in a structure due to wind. So generally wind analysis is generally a lateral load analysis that is generally used to calculate forces, moments and displacement in a structure due to wind. मतलब किसी भी स्ट्रक्चर्स में जब विंड एक्ट होती है तो उसमें फोर्सेस को कैलकुलेट करने के लिए, मोमेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए जनरली हम लोग विंड एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं, राइट. सो बहुत सारा क्वेश्चंस ऐसा आता है आपके पास कि आइदर इट कैन बी स्टैटिक और डायनेमिक और लीनियर और नॉन लीनियर एंड ऑल. ओके, सो जनरली जो विंड एनालिसिस होती है वो इट कैन बी स्टैटिक और डायनेमिक. ओके, इट कैन बी स्टैटिक और डायनेमिक एंड लीनियर और नॉन लीनियर. लीनियर एंड नॉन लीनियर. जो विंड एनालिसिस जनरली जो होती है वो स्टैटिक भी हो सकती है, डायनेमिक भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है और नॉन लीनियर भी हो सकती है. इट्स टोटली डिपेंडिंग अपॉन द हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर्स, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सपोजर ऑफ द स्ट्रक्चर्स, उस पर डिपेंड करता है. तो ऐसा नहीं है कि विंड एनालिसिस जो होती है वो सिर्फ स्टैटिक ही होती है. तो इट कैन बी स्टैटिक और डायनेमिक, लीनियर और नॉन लीनियर. टोटली यू कैन से हेयर डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग ऑन द height of structure, depending on height of structure, flexibility and exposure of the structure. Okay, exposure of the स्ट्रक्चर, राइट. सो जनरली जो विंड एनालिसिस होती है वो एक लेटरल लोड एनालिसिस होती है जो कैलकुलेट करते हैं हम लोग फोर्सेस, मोमेंट्स एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए और इन स्ट्रक्चर ड्यू टू विंड. ओके, इट कैन बी स्टैटिक और डायनेमिक, लीनियर और नॉन लीनियर, टोटली डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सपोजर ऑफ द स्ट्रक्चर्स पर, राइट. तो सबसे पहले जब विंड एनालिसिस आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले हम लोग एक तरह से बेसिक विंड स्पीड देखना पड़ता है. तो विंड के लिए जो आपको कोड आती है, विंड के लिए जनरली जो हम लोग कोड फॉलो करते हैं दैट इज़
IS 875 part 3. Okay, this is the code we generally follow for the wind. Okay, तो जब भी आप विंड आपको निकालना होगा, विंड प्रेशर, डिज़ाइन विंड प्रेशर, तो सबसे पहले हम लोग को बेसिक विंड स्पीड लेना पड़ता है, बेसिक विंड स्पीड. ओके, बेसिक विंड स्पीड. तो बेसिक विंड स्पीड को जनरली जो हम लोग डिनोट करते हैं वो V_B से करते हैं, राइट. तो ये जो वैल्यू होती है बेसिक विंड स्पीड की, ये एक्चुअली में क्या है कि जनरली इस कोड में जितने भी स्टेट्स हैं उसको जोन वाइज डिवाइड किया गया है. अगर आप दिल्ली में कोई स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करने जा रहे हो तो दिल्ली के लिए जो बेसिक विंड स्पीड दी गई है दैट इज़ 47 मीटर पर सेकंड में है, राइट. उसी तरह से अगर आप मुंबई में आप किसी स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन कर रहे हो तो मुंबई के लिए बेसिक विंड स्पीड जो दी गई है दैट इज़ 44 मीटर पर सेकंड. तो इस तरह से जनरली आपको विद द हेल्प ऑफ दिस कोड आपको बेसिक विंड स्पीड मिल जाएगी, राइट. तो बेसिक विंड स्पीड को वी जनरली डिनोट V_B से. ओके, तो बेसिक विंड स्पीड जब आप मिल जाएगी तो फिर आपको डिज़ाइन विंड स्पीड कैलकुलेट करना है. डिज़ाइन विंड स्पीड, राइट. तो डिज़ाइन विंड स्पीड को हम लोग V_Z से डिनोट करते हैं. तो इसका जो फार्मूला होता है V_Z का फार्मूला दैट इज़ डिज़ाइन विंड स्पीड का फार्मूला जो होता है दैट इज़ VB, दैट इज़ बेसिक विंड स्पीड इंटू K1, K2, K3 एंड K4. ओके, ये एक फार्मूला होता है जिसमें K1 VB तो आपको पता ही दिया, VB जो होती है दैट इज़ बेसिक विंड स्पीड होती है, एंड K1 जो होती है दिस इज़ द रिस्क कोफिशिएंट. रिस्क कोफिशिएंट भी कह सकते हो आप इसे, या प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी कहा जाता है इसे, प्रोबेबिलिटी फैक्टर. ओके, तो इसकी वैल्यू भी आपको जो कोड है आपकी दी गई है IS 875 part 3 इसमें मिल जाएगी K1 की वैल्यू. ओके, K2 जो आपकी होती है दिस इज़ ए हाइट फैक्टर. ओके, दिस इज़ द हाइट फैक्टर. K3 जो आपकी होती है दिस इज़ ए टोपोग्राफी फैक्टर. टोपोग्राफी फैक्टर होती है. एंड K4 जो है आपकी ये होती है आपकी इम्पोर्टेंस फैक्टर. इम्पोर्टेंस फैक्टर. ओके, तो ये वैल्यू आपको विद द हेल्प ऑफ कोड अलग अलग टेरेन कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको ये वैल्यू कोड से मिल जाएगी, राइट. तो जब आप डिज़ाइन विंड स्पीड फाइंड कर लोगे VB इंटू K1, K2, K3, K4, तो उसके बाद फिर आपको विंड प्रेशर यू हैव टू कैलकुलेट. ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नाउ यू हैव टू कैलकुलेट विंड प्रेशर. तो जनरली जो विंड प्रेशर होती है इसे जो हम लोग डिनोट करते हैं वो P_Z से. तो इसका जो फार्मूला होता है दैट इज़ 0.6 इंटू VZ का होल स्क्वायर. VZ क्या है दैट इज़ डिज़ाइन विंड प्रेशर है, सॉरी डिज़ाइन विंड स्पीड है. तो विंड प्रेशर का जो फार्मूला होता है ये होता है. तो यहाँ पे 0.6 इंटू VZ की जो भी वैल्यू आएगी इससे आपको विंड प्रेशर निकल जाएगी. वंस यू फाइंड द विंड प्रेशर्स नाउ यू हैव टू फाइंड द डिज़ाइन विंड प्रेशर. उसके बाद आपको डिज़ाइंड विंड प्रेशर कैलकुलेट करनी है, राइट. तो आप डिज़ाइन विंड प्रेशर कैलकुलेट करोगे जिसे हम लोग P_D से डिनोट करते हैं. तो इसका जो फार्मूला होता है P_D का वो होता है विंड प्रेशर दैट इज़ P_Z इंटू KA KC इंटू KD. ओके, जिसमें से KA क्या होता है दिस इज़ द विंड प्रेशर, सॉरी PZ, एंड KA जो होता है दिस इज़ ए एरिया एवरेजिंग फैक्टर. ओके, एरिया
एवरेजिंग फैक्टर होती है, ये भी विद द हेल्प ऑफ कोड यू कैन फाइंड। उसी तरह से जो KD होती है, दिस इज़ विंड डायरेक्शनलिटी फैक्टर। विंड डायरेक्शनलिटी फैक्टर। एंड KC जो होती है, दिस इज़ द कॉम्बिनेशन फैक्टर। ये जो होती है आपकी, दिस इज़ कॉम्बिनेशन फैक्टर। तो इससे आपको PD की वैल्यू निकल के आ जाएगी। वंस यू कैलकुलेट PD की वैल्यू, अब क्या करना है कि जब PD की वैल्यू निकल जाएगी तो एक चीज़ हमेशा नोट में याद रखना आपको, ओके, कि एनी हाउ PD जो वैल्यू होनी चाहिए, डिज़ाइन विंड प्रेशर की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.70 PZ, ओके। मतलब PD की वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन 0.70 PZ, मतलब उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ओके। उससे ज़्यादा, बराबर में नहीं, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो PZ क्या होता है? PZ इज़ द विंड प्रेशर होता है। तो वंस जब आप PD कैलकुलेट करोगे तो फिर आपको क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा कि PD की वैल्यू एनी हाउ 0.70 PZ से ज़्यादा होनी चाहिए। इफ़ इट सेटिस्फाई देन ओके। तो डिज़ाइन विंड प्रेशर जब कैलकुलेट कर लोगे उसके बाद आपको विंड लोड ले निकालनी है। तो विंड लोड को हम लोग F से डिनोट करते हैं। तो F बराबर क्या होता है? दैट इज़ CPE माइनस CPI इंटू एरिया इंटू PD। ये आपका फार्मूला होता है, जिसमें आपकी जो CPE है, यहाँ पर CPE क्या होगा? दिस इज़ द एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट। एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट, ओके। तो एक्सटर्नल प्रेशर जो कोफिशिएंट होती है CPE, इट इज़ जनरली बेस्ड ऑन, इसकी जो वैल्यू आपको लेनी है, इट इज़ बेस्ड ऑन दो चीज़ पर डिपेंड करती है। एक I/W पर और सेकंड H/W पे डिपेंड करती है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि I/W क्या होती है और H/W क्या होती है। आप IS 875 पार्ट 3 जब कोड खोलोगे तो उसमें टेबल 5 दी गई है। आप टेबल 5 देखना, तो टेबल 5 में जनरली एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट दी गई है फॉर वाल के लिए। एंड टेबल 6, जब आप टेबल 6 ओपन करोगे तो वो दी गई है फॉर रूफ, ओके। क्योंकि जनरली क्या है कि सपोज़ ये आपकी ट्रस स्ट्रक्चर से एक है, आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल ओनली, कि अगर ट्रस ही एक स्ट्रक्चर एक है आपकी, तो इस पर अगर आपको विंड अप्लाई करना है तो क्या करते हैं हम लोग? वाल में भी अप्लाई करते हैं, इस तरह से वाल में भी अप्लाई करते हैं और साथ साथ रूफ में भी अप्लाई करते हैं, क्लियर। तो इसीलिए टेबल 5 में दिया गया है ये। अब I/W H/W क्या है? तो यहाँ पर I/W H/W जो हो गया, I जो हो गई, दिस इज़ द लॉन्गर लेंथ, स्ट्रक्चर की जो भी लॉन्गर लेंथ होगी वो हो गई। एंड W जो हो गई आपकी, दैट इज़ शॉर्टर लेंथ होगी, राइट। एंड H क्या हो गई? दिस इज़ द हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर। जैसे एक एग्जांपल, एक नॉर्मल ले लो, ये स्ट्रक्चर आपकी है तो ये लॉन्गर है, दिस इज़ द I, एंड ये शॉर्टर है तो दिस इज़ द W, और हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर जितनी भी होगी उसके अकॉर्डिंग, क्लियर। तो इससे आपको CPE की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज़ एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो बेस्ड ऑन I/W एंड H/W के अकॉर्डिंग वहाँ पर टेबल 5 में आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो वंस यू कैलकुलेट CPE, देन आपको CPI कैलकुलेट करना है। CPI क्या होती है? दिस इज़ इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट, इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट, ओके। आई एम जस्ट राइटिंग हेयर, ओके, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट। तो जो CPI की वैल्यू होती है वो क्या होती है, किस पर डिपेंड करती है? तो इट इज़ बेस्ड ऑन ओपनिंग,
ऑफ द स्ट्रक्चर। मतलब स्ट्रक्चर के ओपनिंग पर ये डिपेंड करता है, बेस्ड करता है। तो जनरली कोई भी स्ट्रक्चर से, ऐसी आपकी स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चर्स में ये पार्ट आपकी ओपन है, तो उसी तरह से जो CPI होती है इट इज़ जनरली बेस्ड ऑन ओपनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर्स। कितनी ओपनिंग, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू दी गई है। तो अगर इफ़ ओपनिंग इज़ लेस देन 5% ऑफ द वॉल एरिया, मतलब ये सपोज दैट पूरी वॉल है और ये ओपनिंग है, तो ये ओपनिंग अगर 5% से कम है इसकी पूरी एरिया के, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो आपको एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट की वैल्यू लेनी है वो कितनी लेनी है, तो दैट इज़ +0.2 एंड -0.2 लेके चलनी है। क्लियर? एक कंडीशंस में। सेकंड, ये फर्स्ट कंडीशंस है, एंड सेकंड कंडीशंस है इफ़ ओपनिंग is in between, you can say in between 5% to 20% of the wall area, okay, of the wall area। तो अगर ओपनिंग आपकी 5% से 20% के बीच रही तो उस कंडीशन में आपको जो इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट की वैल्यू लेनी है वो आपको +0.5 लेनी है एंड -0.5 लेनी है। क्योंकि देखिए +0.5 क्यों दिया गया है, क्योंकि ये आपके अगर स्ट्रक्चर्स है तो इधर से जो विंड लगेगा तो दिस इज़ प्लस, और फिर विंड इधर से भी जाता है ऐसे, तो दिस इज़ माइनस। ठीक है, इसलिए इसको प्लस, मतलब दिस इज़ कॉल्ड विंडवर्ड डायरेक्शंस और दिस इज़ कॉल्ड लीवर्ड डायरेक्शंस कहा जाता है, राइट। तो इसीलिए +0.2 एंड -0.2 ली जाती है। ओके, एंड थर्ड वन इज़ इफ़ ओपनिंग is in between, not in between, if opening is greater than 20% of the wall area, okay। अगर ओपनिंग 20% से ज़्यादा उस वॉल एरिया में, तो उस कंडीशंस में यहाँ पर जो आप इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट लेके चलनी है वैल्यू, दैट इज़ +0.7 एंड -0.7, राइट। तो इस तरह से आपको देखनी है। तो वंस यू कैलकुलेट एवरीथिंग्स, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट लोड, दैट इज़ विंड लोड, सॉरी, आपको विंड लोड लेके चलनी है। तो यहाँ पर F की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पर F की वैल्यू जो दी गई है वो होती है, 1 मिनट, सॉरी, हम सॉरी, तो यहाँ पर F की वैल्यू जो है दैट इज़ CPE एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट माइनस इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट्स A इंटू PD। ये पूरी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है और कैलकुलेट करने के बाद आपको अप्लाई करनी है स्ट्रक्चर्स पर। तो CPE CPI की वैल्यू निकल जाएगी आपको, ठीक है। इसमें भी क्या होती है कि अक्रॉस द रिज होती है एंड पैरेलल टू रिज। तो अगर अक्रॉस द रिज है मतलब 0 डिग्री और पैरेलल टू रिज है मतलब 90 डिग्री पर, क्योंकि अगर ये आपकी एक ट्रस स्ट्रक्चर्स आपकी दी गई है, ठीक है ना, बहुत सारे ट्रस है इसमें, तो ये जो एक्ट हो रही है स्ट्रक्चर्स पर, ठीक है ना, तो ये आपकी 0 डिग्री पर एक्ट हो रही है। फिर इधर से इस तरफ से जो एक्ट होगी तो वो आपकी 90 डिग्री पर होगी, राइट। तो इसीलिए एक क्रॉस द रिज होती है और पैरेलल टू रिज होती है, राइट। उसी तरह से रूफ में भी एक क्रॉस द रिज होती है और पैरेलल टू रिज इस तरह से एक्ट होगी इस पर। इसीलिए जनरली ये 0 डिग्री और 90 डिग्री में ली जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से जनरली हम लोग विंड एनालिसिस का फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं और कौन कौन से फार्मूला यूज़ करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू विल गो फॉर द इंटरव्यू एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर, दे विल 101% दे विल आस्क दिस क्वेश्चंस, ओके, कि हाउ यू कैलकुलेट द विंड एनालिसिस एंड व्हाट आर द फार्मूला एंड ऑल, ओके। क्योंकि जब आपको विंड एनालिसिस
अच्छी तरह से आ जाएगी, देन आफ्टर यू आर एबल टू कैलकुलेट द गस्ट फैक्टर। गस्ट फैक्टर क्या चीज़ होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है गस्ट फैक्टर, एंड इन विच कंडीशंस दे विल आस्क, इन विच कंडीशन यू कैन यूज़ द गस्ट फैक्टर ऑन द स्ट्रक्चर। ओके, मैं इसका भी एक वीडियो बनाऊंगा कि गस्ट फैक्टर क्या होता है। और गस्ट फैक्टर जनरली किस किस स्ट्रक्चर, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर यू हैव टू अप्लाई द गस्ट फैक्टर, इज डिपेंड अपॉन सम criteria. For that we'll discuss in later. Okay, so once again, if anyone who are interested to learn ETABS from basic to advanced level with company live projects up to G+30, G+40 and more, you can DM me. And if you like my channel, so please like, share or subscribe. Okay, so thank you so much. And if you have any doubt, you can directly DM me. Okay, so thank you so much, and please like and subscribe and share my channel.